बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वक्त मुल्क में इस बात पर ज़ोर शोर से बहस जारी है कि इमरान खान की बहनों को इंडियन चैनल्स पर इंटरव्यू देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था। इस पर दोनों तरफ से शद्दोमत के साथ ज़ोरदार तरीके से दलाइल दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इंडिया से मदद मांगी जा रही है, कुछ लोगों का ख्याल है कि इंडिया को पाकिस्तान की शिकायतें लगाई जा रही हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, ये एक इंटरनेशनल मीडिया है जिसने अप्रोच किया, उनको जवाब दिया, और इंसानी हकूक़ की जो बात है वो तो किसी भी मीडिया पर हो सकती है, चाहे वो इंडियन मीडिया ही क्यों ना हो, तो वो कहीं पर भी बात हो सकती है। फिर इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब के क्लिप निकाल निकाल के लगाए जा रहे हैं। इमरान खान की बहनों ने तो सिर्फ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात की है, वो तो फौज के खिलाफ शिकायतें लगाते रहे। काफ़ी सारे क्लिप इस वक्त लगाए जा रहे हैं जिसमें वो कहते रहे कि फौज का कोई सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। करण थापर को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि कारगिल पर हम इंक्वायरी बनाएंगे, कमीशन बनाएंगे, कारगिल के सारे हकायक सामने लाएंगे, यानी फौज के खिलाफ वो इंटरव्यू था। इसके अलावा उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि फ़ौज को तो बैरकों में रहना चाहिए। इस तरह के तमाम क्लिप्स निकाल निकाल के इस वक्त जो इंडियन मीडिया पर उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए वो निकाल के चलाए जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर ये गलत है तो फिर नवाज शरीफ साहब के क्यों जस्टिफाई किया जा सकता है इन इंटरव्यूज़ को। लेकिन इसके बावजूद आज अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने न सिर्फ इमरान खान की बहनों को तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों को 9 मई में मुलव्वस भी करार दिया है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसको उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अता तारड़ साहब ने जो मोटी मोटी बातें की हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ केपी हुकूमत का कोई बयान नहीं आता, यानी दहशतगर्दी होती है तो केपी हुकूमत कोई बयान नहीं देती। मुझे वैसे लगता है कि ये हक़ाइक़ के मुनाफी बात है, क्योंकि अभी जो FC के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था उसमें तो वज़ीर आला ख़ुद जनाजे में शिरकत करने के लिए गए थे, नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए वहाँ पर गए थे और वाज़े तौर पर दहशतगर्दों की मज़म्मत की थी। फिर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और सियासत का गठजोड़ है, सियासत का गठजोड़ है। ये ऐसी ही बात DGI-SPR ने भी पिछले दिनों की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत से वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान की सियासी जमातों पर दहशतगर्दों के हमलों के, लेकिन एक जमात है जिस पर कोई दहशतगर्दों का हमला नहीं होता। तो वो कोई तो वजह होगी ना। DGI-SPR ने कहा था कि कोई तो वजह होगी कि आखिर उनके ऊपर दहशतगर्दों का हमला नहीं होता, बाकी सारी सियासी जमातों की क़यादत को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। तो आज अता तारड़ साहब ने कहा कि दहशतगर्दी और सियासत का गठजोड़ है। फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने भारतीय चैनल्स पर जाकर बात की, भारतीय मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के हवाले से भी उन्होंने कहा कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। इमरान खान की बहनों के हवाले से उन्होंने कहा कि तीनों बहनें कोर कमांडर हाउस में मौजूद थी जब 9 मई का वाक़या हुआ। 9 मई को तीनों बहनें कोर कमांडर हाउस में जत्थों के हमरा मौजूद थी, इस बात के शवाहिद मौजूद हैं। अच्छा, वैसे अगर हैरान कुन बात यह है कि अगर शवाहिद मौजूद हैं तो 2 साल से वो सामने क्यों नहीं रह गए, और अगर शवाहिद मौजूद हैं तो इन बहनों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अगर इमरान खान के भांजे को गिरफ्तार किया जा सकता है, इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है, डॉक्टर यास्मीन राशिद को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ये बहनें जो 9 मई को कोर कमांडर हाउस में मौजूद थीं, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया अगर शवाहिद मौजूद है तो? लेकिन ऐसा लगता है कि शायद अब एक माहौल बनाया जा रहा है, आइंदा दिनों में हो सकता है कि इनको इस बात पर गिरफ्तार कर लिया जाए कि 9 मई के केसेस में। लेकिन 9 मई के केसेस में इनके अलीमा खान के बेटे को भी गिरफ्तार किया गया पिछले दिनों 2 साल के बाद, लेकिन फिर छोड़ भी दिया गया। तो अगर गिरफ्तार 9 मई के मुकदमे में किया गया तो फिर छोड़ कैसे दिया गया? क्योंकि जो 9 मई में गिरफ्तार हुए हैं उनको तो नहीं छोड़ा गया। 2-2, 3-3 साल हो गए हैं और 10-10 साल की सज़ाएँ। तो बहरहाल अता तारड़ साहब ने कहा कि तीनों बहनें कोर कमांडर हाउस में मौजूद थीं, इसके शवाहिद मौजूद है। उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि फ़ौज अंदर से कमज़ोर हो, यानी नून लीग चाहती है, PTI चाहती है कि फ़ौज अंदर से कमज़ोर हो। हालांकि ऐसी ही बातें नून लीग के हवाले से न सिर्फ की जाती रही हैं आज तक, बल्कि उसके शवाहिद भी पेश किए जाते रहे, और उस पर जो है वो नवाज शरीफ साहब के कई बयानात भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं जो चलाए जाते रहे हैं, और कहा जाता रहा है कि ये तो फ़ौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं। इस तरह के कई इल्ज़ामात उनके ऊपर भी लगते रहे। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि सूबे में कई तरह के माफियाज काम कर रहे हैं। वो NPC गाड़ियों की, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की उन्होंने बात की कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। तो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ 4 लाख गाड़ियाँ वहाँ पर चल रही हैं और ज़ाहिर है बॉर्डर क्रॉस करके आती हैं। तो अगेन बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से सवाल किया जाता है कि फ़ौज का ये तो रोल है कि फ़ौज बॉर्डर से कैसे आने देती है गाड़ियों को। लेकिन इस पर DGI-SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि जी बहुत तवील बॉर्डर है, उसको कंट्रोल करना या चेक करना इतना आसान काम नहीं है। फिर अता तारड़ साहब ने ये भी कहा कि इनकी बहनें इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दे रही हैं
और जाहिर है उसको नापसंद किया है हुकूमत ने और उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है हुकूमत की तरफ से और हुकूमत के हामियों की तरफ से। लेकिन जवाब में पीटीआई के लोग वो क्लिप निकाल के लगा रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब के इंटरव्यूज़ के क्लिप्स हैं। तो इस बात का भी मेरा ख्याल है जवाब देना चाहिए, अता तारड़ साहब से पूछना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या ख्याल है, जब उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए थे तो वो क्या था। यहाँ तक कि मुंबई अटैक्स के बारे में नवाज शरीफ साहब ने तस्लीम कर लिया कि हाँ ये हमारा बंदा था, यहाँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वो बयान भी दरअसल फ़ौज को एम्बेरस करने के लिए था। फिर डॉन लीक्स क्या था, डॉन लीक्स में भी इसी नोयत की बात हुई जिसमें कहा गया था कि फ़ौज जो है वो जिसमें वो बेसिकली फ़ौज के साथ होने वाली बहस को बताया गया था कि हमें अब कि दुनिया ठीक कहती है, हमें अपने अंदर भी झांक कर देखना चाहिए कि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट क्यों करते हैं। और फिर जब ये खबर लग गई, लीक हुई वहाँ से और नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद लीक कराई, बाद में पता भी चल गया कि नवाज शरीफ साहब ने ही लीक कराई है। और उसके नतीजे में उन्होंने फिर अपने पीआईओ को, उस वक्त के पीआईओ को और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को फारिग भी कर दिया। भाई अगर इन्होंने नहीं हुकूमत ये लीक नहीं कराया था तो फिर इनको फारिग क्यों किया था। तो बेशुमार चीज़ें हैं जो नवाज शरीफ साहब के क्रेडिट पर हैं या डिसक्रेडिट पर हैं, जो उन्होंने ये इस तरह की हरकतें की हैं। आज पीटीआई को या इमरान खान की बहन को निशाना बनाया जा रहा है कि उन्होंने बाहर एक इन चैनल को इंटरव्यू क्यों दे दिया। नवाज शरीफ साहब के कारगिल फ़ौज के बैरकों में रहना चाहिए वगैरह वगैरह इस तरह के इंटरव्यूज़ मौजूद हैं। और फिर इन्होंने तादार साहब ने कहा कि आपकी हुकूमत ड्रग ट्रैफिकिंग को प्रमोट कर रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग को। अब अगर शवाहिद के बगैर आप इस तरह की बात करेंगे तो ये तो आप पाकिस्तान को दुनिया भर में एक चार्जशीट कर रहे हैं। यानी इस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के बयान को बुनियाद बनाकर इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल कम्युनिटी ये बात उठा सकती है कि देखें आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खुद कह रहा है कि यहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है और गवर्नमेंट खुद कर रही है, केपी हुकूमत खुद कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि इस हद तक नहीं निकल जाना चाहिए कि दुनिया पाकिस्तान को चार्जशीट करने लगे। यानी हम अपनी सियासत में ऐसे बयान दे रहे हैं कि जिसको बुनियाद बनाकर इंडियन मीडिया, दूसरे मीडिया, अफगान मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ये कह सकता है कि देखें पाकिस्तान के अंदर ये तो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है और ख़ुद हुकूमत, एक हुकूमत दूसरी हुकूमत पर इल्ज़ामात लगा रही है, ख़ुद एक हुकूमत दूसरी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये बात कर रही है, तो देखें पाकिस्तान का ज़िम्मेदार है। तो ये दरअसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चार्जशीट बन जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की बातें सियासत का मौजू नहीं बननी चाहिए, इसको गैर ज़िम्मेदाराना बयानात नहीं देने चाहिए। अगर कर रही हैं ड्रग ट्रैफिकिंग कर रही है तो सबूत दें, कार्रवाई करें, चीज़ें सामने लेकर आएँ। खाली बयानात दे देना मेरा ख्याल है कि ये कमज़ोर बात है। इसके अलावा देखिए हरीपुर के इलेक्शन पर आज कुछ और चीज़ें हमारे सामने आई हैं। मसलन एक तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, तैमूर झगड़ा साहब ने की थी, जिसमें कहा था कि हरीपुर में तकरीबन 600 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 के मुताबिक, यानी 612 या 620 के करीब पोलिंग स्टेशन थे कुल, उसमें से कुछ 590 के करीब पोलिंग स्टेशन जो हैं उसके फॉर्म 45 उमर अयूब साहब की टीम के पास मौजूद हैं। उसके मुताबिक शहरनाज उमर अयूब ने 1,49,782 वोट लिए थे, जबकि उन्हीं फॉर्म 45 की कैलकुलेशन करने के बाद बाबा नवाज साहब के 1,24,686 वोट निकले। इस हल्के में 500 और 1000 वोटों के फ़र्क से फैसला, उन्होंने कहा था कि ये हल्का जो है ये 500 और 1000 वोटों के फ़र्क से फैसला करता रहा है, लेकिन यहाँ पर 25-26 हज़ार की लीड जो है वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। यानी वो फॉर्म 45 जिस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के दस्तखत मौजूद हैं, जिस पर पोलिंग एजेंट्स के, मुखालिफ पोलिंग एजेंट्स के भी दस्तखत मौजूद हैं, वैलिड फॉर्म 45 जो हैं उसके मुताबिक कैलकुलेशन ये बनती है 1,49,000 या तकरीबन 1.5 लाख, और दूसरी तरफ बाबर नवाज साहब के 1,24,000 थे। तो ये 25-26 हज़ार के वोटों का फ़र्क जो है वो इन फॉर्म 45 के पर मौजूद है, लेकिन इसको इलेक्शन कमीशन मानने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं ये जो फॉर्म 45 है हम इसको नहीं मानते। इलेक्शन कमीशन पहले भी ये कहता था इन फॉर्म 45 को हम नहीं मानते, हाँ वो वाला फॉर्म 45 जो हमने बाद में अपलोड किया है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हम तो उसे मानते हैं। तो भाई ये जो फॉर्म 45 है इसे क्यों नहीं मानते? अगर तो ये जाली बनाया गया है तो फिर जाली बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनको फौजरी के इल्ज़ामात में जो है वो उनको सू करना चाहिए कि इन्होंने जाली फॉर्म 45 तैयार किया है, सरकारी डॉक्यूमेंट के साथ हेर फेर किया है, रद्दोबदल किया है। फिर तो उमर अयूब साहब और उनकी टीम और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, मुकदमा बनना चाहिए कि इन्होंने एक सरकारी डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ की है और फॉर्जरी की है। अब सरकारी डॉक्यूमेंट जो है वो बता रहा है कि 1,49,000 और कोई 700 के करीब वोट जो हैं वो पड़े हैं, 782 वोट शहरनाज उमर अयूब को,
लेकिन आप उस फॉर्म 45 को नहीं मान रहे। तो तैमूर सलीम झगड़ा ने कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज जो तर्जुमान है शफीउल्लाह जान साहब, उन्होंने ये कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसला किया है कि हरीपुर ज़िमनी इंतखाबात की इंक्वायरी कराई जाएगी और कोई मुलव्वस पाया गया तो उसको सख्त सज़ा देंगे। यानी इसकी इंक्वायरी होगी। ये जो हरीपुर का इलेक्शन हुआ है इसमें पूरी तहकीकात की जाएंगी और अगर जो भी सरकारी अफसर इसमें मुलव्वस पाया गया उसको जो है वो सख्त सज़ा मिलेगी। ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से अब ऑफिशियल बयान आ गया है। आखिर में आ जाइए, देखिए ये जो बात कर रहे हैं, हाँ मैं चलें अबसार आलम पर आने से पहले ये भी बता दूं कि ये सारी जो सूरत हाल पैदा हो रही है खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करना, ये लोगों को इश्ताल दिलाने के मुतरादिफ है और अब वहाँ पर एहतजाज की तैयारी शुरू हो गई है। एहतजाज कब होता है इसका फ़ैसला अभी नहीं हो पाया, लेकिन फ़ौरी तौर पर कल सुहेल आफरीदी साहब ने ये कहा कि जितनी जो ISF की कैबिनेट्स हैं उसको फ़ौरी तौर पर जो तहलील कर दी गई थी उसको फ़ौरी तौर पर तश्कील दिया जाए, फ़ौरी तौर पर कैबिनेट्स मुकम्मल की जाएँ, जो यानी जो ISF का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसको कंप्लीट किया जाए। कहीं पर सदर नहीं है, कहीं पर सेक्रेटरी जनरल नहीं है, या जो भी स्ट्रक्चर है उसको मुकम्मल किया जाए और ISF को फ़ौरी तौर पर अपने ढांचे के अंदर लेकर आया जाए। ये बुनियादी तौर पर हिस्सा है उस एहतजाज का जो आने वाले दिनों में हो सकता है। वो 10 दिन के बाद हो सकता है, वो 15 दिन के बाद हो सकता है और हो सकता है कि वो महीने के बाद हो सकता है कि वो जनवरी के आखिर में हो, रमज़ान से पहले हो। लेकिन ये एक सोच पाई जाती है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के या PTI खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान। ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तो एहतजाज नहीं करेगी, जो जैसा कि सुहेल आफरीदी पहले कह चुके हैं, लेकिन अगर PTI की खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत यह फैसला करती है कि वो एहतजाज करेंगे और इस्लामाबाद जाएंगे, तो इस ज़मन में उनके पेश नज़र बात यह है कि ये काम आखिरी मौका है, इसको पक्का काम करना चाहिए। कमज़ोर जो एफ़र्ट है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये आखिरी एफ़र्ट है और अगर ये नाकाम हो गई तो इसके बाद ये हमें नहीं छोड़ेंगे। तो ये नाकाम नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो भी काम करना है, जो भी एहतजाज करना है, जो भी हिकमत अमली बनानी है, वो पूरी तैयारी के साथ हो ताकि उसके अंदर कोई गुंजाइश और कोई कमी रह ना जाए, चाहे इसमें महीने का टाइम ही क्यों ना लग जाए। तो इस तरह की डिस्कशन जो है वो मेरे ख्याल में या मेरे इत्तलात के मुताबिक हो रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के यहाँ। अबसार आलम साहब ने कल जो वीलॉग किया जिसका टाइटल था कि दरार पड़ गई, सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात में दरार पड़ गई, उस पर उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं। मसलन उन्होंने ये कहा है कि फ़ौज कहती है कि 27वीं तरमीम से पार्लियामेंट मजबूत हुई है और लेकिन तनकीद हम पे हो रही है, तो सिविलियन जो साइड है वो इस नैरेटिव को बना नहीं पा रही, इसका काउंटर नहीं दे पा रही। यानी बुनियादी तौर पर ये उनका पूरा वीलॉग जो है वो ये बताता है कि हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और उसके दरमियान काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं और उस पर उन्होंने तफसील से बात की, वजूहात तक बताई हैं कि क्या क्या वजूहात हैं। मसलन जाहिर है ये बात अबसार आलम साहब ने तो नहीं कही, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का शिकवा ये होगा कि हमने आउट ऑफ द वे जाकर इनको फेवर दी, इनकी हुकूमत बनाने में किरदार अदा किया। आज तक हमें गालियाँ पड़ रही हैं कि हमने इलेक्शन चुराया, हम इसका खमियाजा भुगत रहे हैं, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से या अपने बयानिया से हुकूमत इसको रद्द नहीं कर पाई, हुकूमत इसका जवाब नहीं दे पाई और आज भी क्रिटिसिज्म जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हो रहा है। अफसार आलम साहब ने कहा कि सिविलियन साइड कहती है कि फ़ौज की फरमाइशें बहुत बढ़ गई हैं। फ़ौज कहती है कि 27वीं तरमीम में हमारी फरमाइशें तो आपने पूरी की नहीं। अफसार आलम साहब जो हैं वो ये अपनी कुछ ज़ाहिर है वो कह रहे हैं ये मेरी खबर है, खबर के हवाले से वो बता रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि फ़ौज समझती है कि सूबे पैसा तो बहुत ले रहे हैं लेकिन परफॉर्म इस तरह से नहीं कर रहे, यानी वही बात जो NFC अवार्ड के हवाले से हम कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अदलिया औकात से बाहर हो चुकी थी, 27वीं तरमीम में इसके पर काटे गए हैं। चले शुक्र है ये तो तस्लीम कर लिया गया कि 27वीं तरमीम में फ़ौज के अदलिया के पर काट दिए गए हैं, अदलिया को किसी काम का छोड़ा नहीं गया, ये तो मान लिया गया ना, ये तो तस्लीम कर लिया गया। फिर जो बहुत अहम बात है वो ये है कि सिविलियन साइड समझती है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर हो, जबकि फ़ौज इसके लिए तैयार नहीं है। ये सवाल अभी DGI SPR के साथ होने वाली मुलाकात में उनसे किया गया था कि क्या ऐसी सूरत हाल में, गालिबन अजमल जामी ने यह सवाल किया था कि ऐसी सूरत हाल में कि जब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने जा रहे हैं फील्ड मार्शल साहब, तो वहाँ पर वाइस चीफ का एक ओहदा पैदा होने की गुंजाइश बन रही है। तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन अब अफसार आलम साहब ने खबर ये दी है कि
रौला इस बात पे पड़ा हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन का सब लोग कह रहे हैं नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ, नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा, वैसे तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। यानी कुछ लोग यास लगाए बैठे हैं कि जी हुकूमत अचानक फ़ैसला करे और नोटिफिकेशन में किसी और का नाम दे दे फॉर एग्ज़ाम्पल, या कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि कोई सरप्राइज़ दे देगी हुकूमत। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। कुछ और जुज़ियात हैं जिस पर हो सकता है कि मामला अटका हो या बहस हो रही हो। उसी में से एक चीज़ की तरफ इशारा अब सार आलम साहब कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उसका पर बहस हो रही है। फ़ौज समझती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और हुकूमत समझती है कि इसकी ज़रूरत है और ये होना चाहिए। फिर अब सार आलम साहब के मुताबिक नून लीग हुकूमत के कई वज़ीर बहुत माल बना रहे हैं और बड़ी करप्शन कर रहे हैं। और फिर उन्होंने ख़ुद भी कहा कि मैं आपको क्या क्या कहानियाँ सुनाऊँ, कैसे वज़ीर अकबर परवीन करप्शन कर रहे हैं, माल बना रहे हैं। इस वजह से फ़ौज की तरफ से सिविलियन हुकूमत पर तनकीद की जा रही है कि करप्शन क्यों हो रही है। ज़ाहिर है करप्शन जो है वो इस पर सिविलियन गवर्नमेंट की जो करप्शन होती है उस पर फ़ौज हमेशा ये तनकीद करती है कि जी करप्शन हो रही है और उसका नुकसान जो है वो हमारी साख को पहुँचता है। ज़ाहिर है अगर इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को बनाने में अपना किरदार अगर अदा किया है उसने, और 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में हारे हुओं को जितवा कर और ये नतीजे निकाल के हुकूमत बनाई गई है, और जवाब में वो परफॉर्म ना करें, करप्शन करने लगें, अपने रिश्तेदारों को लगाने लगें, अपने लोगों को लगाने लगें, तो फिर आप सोचिए कि फ़ौज का नाराज़ होना तो बनता है। और पंजाब हुकूमत के हवाले से भी उन्होंने ख़बर दी है। वो कहते हैं कि पंजाब हुकूमत अगरचे अच्छा परफॉर्म कर रही है, बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत के दरमियान सब अच्छा नहीं है। इसी नौयत की बात कुछ दिन पहले जो हैं वो एक और मोहसिन बेग साहब जो हैं वो भी कर चुके हैं, और वो भी इसी नौयत की बात कर चुके थे कि आइंदा दिनों में आपको अंदाज़ा होगा कि मरीम साहिबा जो हैं उनका भी एक सफ़ा बरकरार नहीं है। तो इस नौयत की जी अब सार आलम साहब ने बातें की हैं, लेकिन बहरहाल इसका लुब्बे लुभाब ये है और इसका जो आप कह लीजिए कि हासिल गज़ल ये है कि फ़ौज और हुकूमत के दरमियान सब अच्छा नहीं है। जो समझते हैं ना कि बहुत ही अच्छी जो है वो गाड़ी छन रही है, तो ऐसा नहीं है। ताल्लुकात में कशीदगी मौजूद है और शायद वो गहरी हो रही है। तो ये चीज़ें जो हैं वो अब सार आलम साहब ने कही हैं, तो उन्हीं को कोट करके मैंने आपके सामने रख दिया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।